इस वीडियो में हम कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में समझेंगे, इसको कंसेप्चुअली भी समझने की कोशिश करेंगे। हम इसमें देखेंगे कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को लेकर कौन सी थ्योरीज है, कौन से ऐसे स्कॉलर हैं जो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पर बात करते हैं, उनकी मेन वर्क्स क्या है। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को समझने में इंटरनेशनल रिलेशन के कंटेक्स्ट में भी समझेंगे और ये भी समझेंगे कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के इंटरनेशनल लेवल पर कौन से फेसेस रहे हैं, कैसे कैसे कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की बातें चलते आई हैं। तो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि कन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं, क्योंकि कन्फ्लिक्ट होते हैं जब इंटरेस्ट, आइडियोलॉजीज़ या सिविलाइजेशन में जो डिफरेंसेस पाए जाते हैं उसकी वजह से इंटरनेशनल रिलेशन में हमें कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। और कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का कंसेप्ट और थ्योरी यही कहती है कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एक वो मैकेनिज़्म है जिससे हम ये सारे कन्फ्लिक्ट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं। इंटरनेशनल रिलेशन में जब हम कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो हम ये एग्जामिन करते हैं कि अगर कोई कन्फ्लिक्ट है उसका ग्लोबल सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी है, वो कितना बड़ा कन्फ्लिक्ट है। और हम ये देखते हैं कि उसका इफ़ेक्ट कितना बड़ा है, वो कितनी कंट्रीज़ को इफ़ेक्ट कर रहा है, उसमें कौन कौन सी पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं। सो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जाती है। इंटरनेशनल रिलेशन में अगर हम कन्फ्लिक्ट की बात करें तो उसमें वार्स, वायलेंट जैसे जो कन्फ्लिक्ट कंट्रीज़ में पाए जाते हैं, नेशन के बीच में होते हैं, ऐसे कन्फ्लिक्ट्स पाए जाते हैं। इसके साथ वो भी सारे थ्रेट्स हम कन्फ्लिक्ट में इंक्लूड करते हैं जो पीस एंड सिक्योरिटी को लेकर खतरा पैदा करते हैं, जैसे कि जेनोसाइड्स होंगे, सिविल वार्स होंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का ही पार्ट है। नेक्स्ट हमें यह समझना है कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन फेसेस वाइज इंटरनेशनल रिलेशन में कैसे चलता है। हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका फेस 1 चलता है 1918 से लेकर 1945। 1918 ऐसा टाइम जब वर्ल्ड वार 1 जो है ख़त्म होता है और तब समझ आता है कि हमें जो है दोबारा वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व नहीं होना, हमें एक और वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व नहीं होना। हम चाहते हैं कि दोबारा दुनिया में कभी वार हो ना। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन निकाला जाता है? सो ये कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए सोल्यूशन दिया जाता है कि हम लीग ऑफ नेशन इस्टेब्लिश करते हैं, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी जो वार को प्रिवेंट करने की कोशिश करेगी, इंटरनेशनल पीस में कंट्रीब्यूट करेगी। सो लीग ऑफ नेशन का प्रस्ताव रखा जाता है। लेकिन जैसे ही आगे चल के देखा जाता है कि वर्ल्ड वार 2 भी हो जाता है और उस लीग ऑफ नेशन वर्ल्ड वार 2 को प्रिवेंट नहीं कर पाता, तो लीग ऑफ नेशन एज ए बॉडी, इंटरनेशनल बॉडी क्लैप्स कर जाती है, यानी ख़त्म हो जाती है वो भी। फिर ये रियलाइज़ किया जाता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम थी कि हम सेकेंड वर्ल्ड वार को ना रोक नहीं सके। तो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को और भी बढ़िया तरीके से सोचा जाता है, समझा जाता है और फेज़ 2 शुरू होता है 1945 टिल 1965 चलता है। ये कौन सा फेज़ है? जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होता है। इसमें सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इमर्ज होते हैं, सिर्फ लीग ऑफ नेशन नहीं, यूनाइटेड नेशन, वर्ल्ड बैंक, IMF, गैट, ये सारे जो इंस्टीट्यूशन थे ये कहीं ना कहीं एक तो थे कि वार को प्रिवेंट करने के लिए UN बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला था और बाकी के जो इंस्टीट्यूशन थे वो इकोनॉमिक क्राइसिस से पैदा होने वाले जो कन्फ्लिक्ट हैं उनको रोकना चाहते थे। तो ऑल एंड ऑल सबका एक ही पर्पस था कि हम जो है वार जैसी सिचुएशन में ना आए, कन्फ्लिक्ट जैसी सिचुएशन में ना आए। तो इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए पीस को लेकर, ह्यूमन राइट्स को लेकर जो थी वो चर्चा चलने लगी, क्या कन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व होने चाहिए। यूनाइटेड नेशन का जन्म होता है 1945 में एंड देन फेज़ 3 शुरू होता है। ये 1965 से 1989 तक चलता है। इस पीरियड में हम देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की ना एक्सपेंशन होती है। अब एक्सपेंशन का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि बहुत सारी थ्योरीज़, बहुत सारे मेथड्स डेवलप किए जाते हैं कि जो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट है ना उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये बहुत सारी थ्योरीज डेवलप होती है इस फेज़ में। मेनली इसमें 3 ट्रेडिशन इमर्ज होते हैं, एक वेस्टर्न ट्रेडिशन जिसे हम मटेरियलिज्म भी कह देते हैं, दूसरा है पॉलिटिकल रियलिज्म और तीसरा है सेक्युलरिस्ट पॉलिटिकल फिलॉसफी। तो ये जो तीनों ट्रेडिशन है ये ज़्यादातर इन्फ्लुएंस करते हैं कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की थ्योरीज़ को। फेज़ 4 आता है 1989 से लेकर प्रेजेंट तक। ये फेज़ खासकर इस चीज़ पे चर्चा करता है कि कोल्ड वार के टाइम के बाद ना इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट का नेचर ही चेंज हो गया है। कैसे चेंज हो गया? क्योंकि स्टेट अब सेंटर जोन नहीं रही। जो नेचर ऑफ कन्फ्लिक्ट है, जो कन्फ्लिक्ट होते थे स्टेट में होते थे, कंट्रीज़ में होते हैं, नेशन में, अब इसके अलावा इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट को शेप कर रहा है नॉन स्टेट एक्टर्स, NGOs होगी, MNCs होगी,
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये सभी लोग भी तो शेप कर रहे हैं इंटरनेशनल इवेंट्स को, इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट को। तो इसलिए कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो हमें बियॉन्ड द जो स्टेट सेंट्रिक नोशन है उससे पार जाकर सोचने की ज़रूरत है। ये फेज़ 4 हमें बताता है। अब हमें समझना है कि कन्फ्लिक्ट की क्या स्टेजेस रहती है। तो इसको आसान भाषा में आपको समझाऊंगा मैं, जैसे कि सबसे पहले होता है कि कन्फ्लिक्ट इमर्ज होता है, ठीक है, 2 कंट्री में कन्फ्लिक्ट होता है। दूसरा है कन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है। इमर्ज होता मतलब अभी शुरुआत हुई थी, दूसरे लेवल पर कन्फ्लिक्ट एस्केलेशन बढ़ जाता है। तीसरा थम जाना, स्टेलमेट, कन्फ्लिक्ट का कम हो जाना। फिर डी एस्केलेशन मतलब कन्फ्लिक्ट को बिल्कुल ही रिमूव करना किसी तरह से, और रिमूव करने के लिए फिफ्थ डिस्प्यूट सेटलमेंट की जाती है, ट्रीटी साइन की जाती है, एग्रीमेंट साइन किए जाते हैं। एंड देन फिर आता है पोस्ट कन्फ्लिक्ट पीस बिल्डिंग, जिसमें आता है कि एक दूसरे का ट्रस्ट इंक्रीज करने के लिए ये जो स्टेप्स लिए जाते हैं उसे कहते हैं पोस्ट कन्फ्लिक्ट पीस बिल्डिंग। मैथडोलॉजिकल अप्रोच के सेंस से देखें तो हर कन्फ्लिक्ट में ना जो भी कन्फ्लिक्ट होंगे उनमें ये सारी स्टेजेस हमें देखने को मिलती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टेजेस जो है लीनियर है या नॉन लीनियर है। इसका मतलब ये है कि कुछ स्टेज इनमें से रिपीट भी हो सकती है, कभी भी बीच में कहीं से भी रिपीट हो सकती है, और कुछ स्टेजेस ऐसे हो सकती है कि वो साइमल्टेनियसली भी चल सकती है। 2 स्टेजेस जो हैं वो साथ में भी चल सकती है या 2 से ज़्यादा भी साथ में चल सकती है। तो कोई हार्ड एंड फास्ट मेथड नहीं, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। कन्फ्लिक्ट की ये 6 स्टेजेस होंगी, कभी भी कहीं पर भी कैसी भी स्टेज जो है अराइव हो सकती है, इमर्ज हो सकती है। ये मैथडोलॉजिकल अप्रोच हमें समझाना चाहती है। अब हमने समझना है कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के कौन से मॉडल हैं, कौन सी थ्योरीज हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। सबसे पहला मॉडल आता है कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव मॉडल। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में ये पहला मॉडल है। मॉर्टन ड्यूश ने ये प्रपोज की थी थ्योरी 1949 में। इसमें यह कहा जाता है कि कंपटीशन की वजह से क्या होता है कि कभी कभी हम इंटरनेशनल रिलेशन में कंट्रीज इतनी कनेक्ट होती है कि एक कंट्री का अगर फ़ायदा होगा दूसरे का नुकसान हो सकता है, जिसे जीरो सम गेम कहते हैं। तो ये मॉडल पाया जाता है। लेकिन अगर इसी मॉडल को हम पॉजिटिवली लें तो हम ये कर सकते हैं कि एक पार्टी की जो सफलता है, सक्सेस है, वो दूसरे के लिए भी सफलता बन सकती है। अगर एक कंट्री की जो फेल्यूर है वो दूसरे के लिए भी फेलियर बन सकता है, अगर हम इस कॉम्पिटिटिव मॉडल को ना कोऑपरेटिव मॉडल में ट्रांसफॉर्म करते। सो पार्टीज जो है उन्हें कोऑपरेटिव रिलेशनशिप अडॉप्ट करनी चाहिए। सेकंड है प्रिंसिपल नेगोशिएशन। इसमें विन विन सिचुएशन की बात की जाती है। विन विन सिचुएशन गेम थ्योरी का ये पार्ट है, गेम थ्योरी से ही ये फ्रेज लिया गया है। रॉजर फिशर और विलियम उरी ने इसे अपनी 1981 की जो बुक है उसमें ये चीज़ बताई है प्रिंसिपल नेगोशिएशन की। उस बुक का नाम था गेटिंग टू येस। तो इस बुक में कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल बताए कि नेगोशिएशन कैसे हो सकती है। सबसे पहले तो ये है कि जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम पर फोकस ना किया जाए, लोगों को प्रॉब्लम से दूर लिया जाए और इंटरेस्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाए कि वो एक्चुअल में क्या चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट पर, उनकी पोजीशन क्या है ये भी ना देखा जाए। कोई मतलब अगर हम ये नहीं देख सकते कि कोई कंट्री बड़ी है, कोई कंट्री स्मॉल है, ये नहीं चीज़ देखनी, हमने इंटरेस्ट देखने हैं दोनों के इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर पोजीशन। फिर हमें ये देखना है कि म्यूचुअल गेन में देखना है उनके, ये देखना है कि कैसे हम कन्फ्लिक्ट को, उनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट है कैसे रिजॉल्व कर सके कि दोनों का फ़ायदा हो जाए, दोनों को बेनिफिट मिले, म्यूचुअल गेन। और हम जो क्राइटेरिया अडॉप्ट करेंगे ऐसे कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए वो ऑब्जेक्टिव होगा। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि किसी तरह के उसमें बायस नहीं होंगे, ठीक है, किसी तरह की अपनी वैल्यूज़ ऐड नहीं करेंगे। वो एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया होगा, लॉजिकली होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा, रीजनेबल होगा, ताकि दोनों जो है वो मान जाए। सो प्रिंसिपल नेगोशिएशन ये थ्योरी जो है इस तरह से बताती है हम कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसे कन्फ्लिक्ट में जो है जो भी पार्टीज़ कन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होगी उनका जो है बेनिफिट होगा। लेकिन एक्चुअल में प्रैक्टिकली ये प्रिंसिपल नेगोशिएशन वाली सिचुएशन जो है बहुत मुश्किल से ही आ सकती है। अगर रियलिस्ट की मानोगे तो वो मानेंगे कन्फ्लिक्ट जो है इस तरह से सॉल्व नहीं हो सकते, प्रिंसिपल नेगोशिएशन से नहीं हो सकते। लिबरलिज्म वाले कह सकते हैं कि हाँ ये ऐसे सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि रियलिस्ट के लिए कन्फ्लिक्ट जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन का पार्ट है। आप कन्फ्लिक्ट को सॉल्व नहीं कर सकते, कन्फ्लिक्ट जो है चलते ही रहेंगे। नेक्स्ट है ह्यूमन नीड्स मॉडल। ह्यूमन नीड्स मॉडल जॉन बुटन की एक बुक है, डेविएंस, टेररिज्म एंड वार, जो 1979 में पब्लिश होती है। उसमें ये प्रेजेंट करते हैं, ये कहते हैं कन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है। जैसे रियलिस्ट थ्योरी मानती है, ये भी मानते हैं कन्फ्लिक्ट इनएविटेबल है। लेकिन कब इनएविटेबल है, कब कन्फ्लिक्ट होने ही होने हैं, तब होने हैं जब ह्यूमन की जो फंडामेंटल नीड्स हैं
आइडेंटिटी को लेकर, उसकी सिक्योरिटी को लेकर, उसकी रिकॉग्निशन को लेकर वो डिनाई की जाती है, उसे नहीं दी जाती, तो तब कन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल रिलेशन पर और कहीं पर भी जो है ह्यूमन नीड्स पूरी नहीं होती, कन्फ्लिक्ट आएंगे। तो ऐसे कन्फ्लिक्ट को हमें सॉल्व करने के लिए एक ऐसा सोशल सिस्टम क्रिएट करना होगा नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, जहाँ पर हर इंडिविजुअल, हर ग्रुप की नीड्स को, जो उसकी ह्यूमन नीड्स है, आइडेंटिटी, सिक्योरिटी, रिकॉग्निशन को लेकर अकोमोडेट किया जा रहा है, उसकी नीड्स को इग्नोर नहीं किया जा रहा। देन बात आती है कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर। कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम डिटेल में अगली वीडियो में भी समझेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का मॉडल या थ्योरी दी थी जॉन पॉल लेडरिच ने। उन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया था। तो उन्होंने इस टर्म को यूज़ किया था पीस बिल्डिंग प्रोसेस के लिए, कि कैसे हम कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के बाद कैसे पीस बिल्डिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं, पीस को बनाए रख सकते हैं। तो उसे कहते हैं कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी पीस बिल्डिंग प्रोसेस में हमें क्या करना होगा, जो भी नेगेटिव कम्युनिकेशन है, जो भी डिस्ट्रक्टिव है, हमारा नुकसान कर सकती है, हमें उनको रिप्लेस करना होगा कुछ कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव इंटरेक्शन में। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव इंटरेक्शन के साथ ऐसे जो नेगेटिव और कम्युनिकेशन है उसको रिमूव करना होगा। ठीक है, हम दोनों, मतलब अगर दो पार्टीज़ में कन्फ्लिक्ट है तो उन दोनों को जो है पॉजिटिवली देखना होगा कि हमारा म्यूचुअल गेन किस में है, हमारे दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट किस में है। इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हम जो है पीस बिल्डिंग प्रोसेस को और भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। देन थ्योरी आती है कन्फ्लिक्ट ट्रांसम्यूटेशन की। अब ये कन्फ्लिक्ट ट्रांसम्यूटेशन की थ्योरी क्या है? कन्फ्लिक्ट ट्रांसम्यूटेशन की थ्योरी कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन से इसलिए हटके है क्योंकि ये सिर्फ कन्फ्लिक्ट के बारे में बात नहीं करती, या ये नहीं कहती कि कन्फ्लिक्ट के बाद एक्चुअली क्या करना चाहिए। ये भी जानने की कोशिश करती है कि कन्फ्लिक्ट किन वजह से होते हैं, क्या सोर्स रहता है कन्फ्लिक्ट का। आप कह सकते हैं कि कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन से एक कदम आगे चल के कन्फ्लिक्ट ट्रांसम्यूटेशन की थ्योरी सोचती है। देन आता है आवरग्लास मॉडल। ये आवरग्लास मॉडल क्या है? ये एक्चुअली कोशिश करता है कि ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट, और उस कन्फ्लिक्ट में जो कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन चल रही है ऑनगोइंग, ये उन स्टेजेस को इकट्ठा करता है, उनको लिंक करता है आपस में। ठीक है, जो ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट चल रहा है और उसी ऑनगोइंग कन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन चल रही है, उसमें लिंक देखता है, उनको साथ में रखता है। रैम्सबॉथम और वुडहाउस ने ये थ्योरी डेवलप की थी, आवरग्लास मॉडल। अब हम समझते हैं कि कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए कौन सी स्ट्रेटजीज़ की बात की जाती है। सबसे पहले आती है कन्वेंशनल स्ट्रेटजी, जिसमें मिलिट्री को यूज़ किया जाता है, आर्म्ड फोर्स को यूज़ किया जाता है, या आर्म्ड फोर्स का थ्रेट दिया जाता है। तो इसमें कौन कौन से मेथड आ जाते हैं, जैसे कि डेटरेंस आ जाता है, डेटर करना किसी को, जो हमने डेटरेंस के कंसेप्ट में डिटेल में देखा। कोरेसिव डिप्लोमेसी आ जाती है, डिफेंसिव अलाइंसेस आ जाते हैं, जैसे नेटो, वार्सा पैक्ट जैसे अलायंस बनाना, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देना, या फिर टेंजिबल जो नॉन मिलिट्री थ्रेट्स होते हैं उसे यूज़ करना, जिसमें आ जाता है कि आप फॉरेन एड अगर किसी कंट्री को दे रहे हो वो देनी बंद कर दोगे, विड्रॉ कर दोगे। और फिर लास्ट में आता है कि आप एक्चुअल में मिलिट्री यूज़ कर रहे हो किसी कंट्री के जिसके साथ कन्फ्लिक्ट है, उसके किसी जोन को डीमिलिटराइज करने के लिए, यानी वहाँ से उसकी मिलिट्री का सफाया करने के लिए। सो ये कन्वेंशनल मेथड है। देन आता है इमर्जिंग स्ट्रैटेजीज़ की कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की कौन सी स्ट्रैटेजी इमर्ज हो रही है। पहली हो रही है कि मिलिट्री का जो यूज़ करना वो इस पर्पस के लिए किया जाना चाहिए, पीस कीपिंग मिशंस के लिए, जैसे यूएन करता है अपने पीस कीपिंग मिशंस के लिए। सो पीस कीपिंग मिशन के लिए जब मिलिट्री को यूज़ किया जाता है तो मिलिट्री का पर्पस नुकसान पहुंचाना नहीं होता, डिस्ट्रक्शन फैलाना नहीं होता, पीस को इस्टेब्लिश करना होता है। तो ये एक थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है कन्वेंशनल सेंस से। एनजीओज और एमएनसीज जो है वो भी कभी कभी कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर देती है, जैसे कि किसी कंट्री में अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, सिविल वार हो रही है, जेनोसाइड हो रही है, और वो कंट्री इन इश्यूज़ को सॉल्व नहीं कर पा रही, तो एनजीओज और एमएनसी उन कंट्री को थ्रेटन कर सकती है कि देखो हम जो है अपना सारा सामान लेकर, अपनी कंपनी लेकर जो है वो किसी और कंट्री में चले जाएंगे, अपना बेस वहाँ पर इस्टेब्लिश कर देंगे, छोड़ देंगे आपकी कंट्री को, अगर आप ह्यूमन राइट्स ऐसे लगातार वायलेट करते रहोगे। फिर कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है, जिसमें एक कॉमन ग्राउंड देखी जाती है, दो पार्टीज़ में जो कन्फ्लिक्ट है
उनके इंटरेस्ट को किस तरह से जो है सॉल्व किया जा सकता है, कन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। फिर स्ट्रक्चरल प्रिवेंशन की बात आती है, अगर कम्युनिटीज़, डिफरेंट कम्युनिटीज़ पाई जाती है किसी कंट्री में, तो उन कम्युनिटीज़ और उन ग्रुप में कैसे डायलॉग कराया जा सकता है, उसे कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रिवेंशन। देन नॉर्मेटिव चेंजेस का बात आती है। नॉर्मेटिव चेंजेस में क्या है कि इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ऐसे नॉर्म्स डेवलप करना, कुछ ऐसे बिहेवियर डेवलप करना कि स्टेट को ये कहना कि आपने ये प्रिंसिपल को फॉलो करना है, ये नॉर्म्स को फॉलो करना है, ये रूल्स को फॉलो करना है। तो इससे स्टेट अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उन नॉर्म्स के चलते हुए उसको फॉलो करेगी, वैसे बिहेव करेगी, तो वायलेंट कन्फ्लिक्ट जो है प्रिवेंट हो सकते हैं। ये इमर्जिंग स्ट्रैटेजी में कहा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को लेकर जो है पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं। इस वीडियो में आपने बेसिकली कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, इसकी थ्योरीज़ को ध्यान में रखना है, और ये देखना है कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज जो है इमर्ज हुई है या कन्वेंशनल स्ट्रैटेजी से कैसे हटके। अगर भी कोई भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो उसको आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे में कम से कम आपके पास इतनी बेसिक डिटेल जो है होनी चाहिए। इसके साथ इंपॉर्टेंट वर्क्स आपने ध्यान में रखने हैं जो मैंने स्क्रीन पर दे रखे हैं, और इन सभी चीज़ों को जोड़ के आपका जो कंसेप्ट है बिल्कुल पॉलिश क्लियर हो जाएगा, अच्छी तरह से आप क्वेश्चन जो है अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।